आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सबका सीएससी गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमने बजट की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट को हम 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, सेकंड भी कवर कर लिया है, ठीक है जी। और आज हम जो बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट की बात करेंगे। उसके बाद 2 पार्ट्स और बचेंगे, 4 एंड 5, ठीक है। आपने देखा होगा मैं जिस हिसाब से आपको बजट पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको कीवर्ड्स जो आपके बजट्स में हाईलाइट हैं उनको भी मैं इन डिटेल आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इन डिटेल्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब मेरे 5 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। एक और बात, आप लोगों के लिए हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं, जिसमें से इकोनॉमी को तो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को अपने जो मेरे प्रीलिम्स के और मेंस के जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में आपको इकोनॉमी कवर करवाई है। 24 की बेसिक्स वीडियो कवर करवाई है, ठीक है। PYQ सीरीज चल रही है इकोनॉमी की 2011 से 2025 तक, ठीक है। 15 ईयर्स की मैंने आप लोगों को ये सीरीज करवा रहा हूँ, जिसमें हमने 2022 तक के पेपर सोल्व कर लिए हैं, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिकल बेस पर, ठीक है। एंड मैंने आपको सी सेट में ही कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि सी सेट में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ना। और तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सी सेट में स्पेशल मैं आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ मैथ पर। विदाउट मैथ सी सेट निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। मैथ काफ़ी हैवी नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस आता है, बेसिक नॉलेज पर आता है। मैथ में ना आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है। ये आपको मैथ पोर्शन में आप देखोगे नंबर सिस्टम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 15 से 18 क्वेश्चंस के बीच आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम एक काफ़ी अच्छी रोल निभाता है सी सेट के पेपर में। सो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जाइए नंबर सिस्टम की वीडियोस देखिए और कंप्लीट कीजिए, ठीक। अब नंबर सिस्टम जिस चीज़ का बच्चे का हो गया है वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है सी सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। ये हो गई बात। एक और बात, पॉलिटी के लिए इकोनॉमी की बात हो गई, पॉलिटी के लिए टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अमन सर जी ने 1995 के भी 2025 जो अमन सर हैं उन्होंने आपकी इकोनॉमी के PYQ करवाए हैं विद चैप्टर वाइज, ठीक है। एक तो ये जाके कीजिए। और रिसेंटली जल्द ही अपकमिंग सून में आप लोगों के लिए अमन सर जो है एनवायरमेंट ला रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट ला रहे हैं, उसको उसका मॉड्यूल देखा है मैंने, काफ़ी इफेक्टिव है और अट्रैक्टिव भी है। तो उसको प्लीज़ आप सब ज्वाइन करना। मेरी जो हमने लॉन्चिंग डेट रखी है वो 21 फेब रखी है, ठीक है। तो उसको प्लीज़ जाइएगा और कवर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बजट का पार्ट 3, ठीक। एक और बात आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमको नीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पोर्शन को। देखिएगा, आज पढ़ेंगे हम पॉलिसी पिलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पॉलिसी पिलर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हम फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात होगी इस शीट्स में, ठीक है। और कैसे कैसे सपोर्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री और बिजनेस को, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम का मॉडर्न बनाना, सब हम इस पॉइंट से हम बात करेंगे, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, FDI लिमिट फॉर इंडिविजुअल PROI इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 10% की बात हो रही है, ठीक है। ये बात हो गई आप लोगों की, है ना। अब बेसिक मीनिंग समझते हैं, मैं बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक। देखिए बेसिक मीनिंग क्या कहता है। बेसिक मीनिंग बोलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया है। गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ठीक है, जिसका टारगेट है या जो बताएगी कि इंडिया 2047 तक विकसित भारत, ठीक है, कैसे बनाना है। ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो बताएगी कि 2047 तक, जो कि हमारा टारगेट है विकसित भारत, जिसको हमने बोला है विकसित भारत, ठीक है। 2047 तक विकसित भारत कैसे बने, वो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, के थ्रू। वो कमेटी ये आप लोगों को बताएगी, मतलब गवर्नमेंट को बताएगी, ठीक है, जिसका इन्होंने फॉर्मेशन किया है। बोला ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑन अ बैंकिंग फॉर विकसित भारत, और विकसित भारत का टारगेट 2047 है, ठीक है। ये हो गई बात। सेकंड, FDI लिमिट फॉर इंडिविजुअल PROI इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10%, ठीक है। अब हम इस बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको बता दिया बेसिक, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि
ए पॉइंट देखा हमने कमेटी का, ए पॉइंट देखा, अब बी पॉइंट देखते हैं। एफडीआई के बारे में बात हो रही है जिसमें एफडीआई लिमिटेड जो है, एफडीआई लिमिट फॉर इंडिविजुअल PROI, ठीक है, को क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया है। मतलब 5% से कितना इंक्रीज़ किया है, 10%, 5% टू 10%, ठीक है, ये इंक्रीज़ कर दिया है। बात होगी। अब यहाँ पर ये भी जानना है कि एफडीआई होता क्या है। पहली बात तो हमको ये भी जानना है, और हमको ये भी जानना है कि भाई PROI जिसको बोलते हैं पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, इसको बोलते हैं पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इस बारे में बात। अब एक बात बताइए, एफडीआई आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है एफडीआई क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहली बात ही तो ये है कि एफडीआई जो होता है आप लोगों का, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये एफडीआई है आपका। जब कोई फॉरेन कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, या कोई फॉरेन कंट्री या कंपनी के जो इन्वेस्टर है, वो हमारे इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस में ओनरशिप का कंट्रोल भी ले रहा है। और बिजनेस में देखो, एक तो ये जो यूएसए का एक पर्सन है, ठीक है, वो हमारी कंपनी में, इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो किस में करेगा, आप कहोगे सर डॉलर में करेगा। प्लस एफडीआई के थ्रू क्या होता है कि आपको उस कंपनी का, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी ओनरशिप प्लस मैनेज कंट्रोल, मतलब ओनरशिप कंट्रोल या प्लस मैनेजमेंट, है ना, मैनेज करने का राइट मिल जाता है यदि आप एफडीआई के थ्रू करते हो। किसके थ्रू करते हो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के, ठीक है। और एफडीआई के थ्रू करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम, आपका मतलब कहने का, उसको एफडीआई कहते हैं। जब आप कोई पर्सन डॉलर में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, और वो पर्सन या कंपनी बाहर की होती है, और वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है एफडीआई के थ्रू, ठीक है, उसको ओनरशिप और कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। यही आपका एफडीआई का पार्ट है, सिंपल। अभी बताऊंगा एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब आगे बात करते हैं। एफडीआई के फायदे भी बहुत हैं, हमारे टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। अब मैं बात कर रहा हूँ एफडीआई और एफपीआई की डिफरेंस की बात कर लेते हैं, है ना। एक तो एफडीआई होता है, एक एफपीआई होता है। एफडीआई और एफपीआई, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब इनमें डिफरेंस होते हैं, ध्यान रखना। एफडीआई जो होता है सर, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एलटीआई में बोल दूंगा इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस कंट्रोल, यस, बिजनेस कंट्रोल या कंपनी कंट्रोल इसके थ्रू मिलता है, ठीक है। बट ये सिर्फ शेयर खरीदते हैं, ये ओनली शेयर्स के परचेज के लिए होता है। एफडीआई का मतलब होता है जो पर्सन 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, वो होती है एफडीआई, ठीक है। और जिसका इन्वेस्टमेंट 10% से कम होता है, वो होता है आपका एफपीआई, ठीक है। ये बात समझ लेना, है ना। एफडीआई आपको क्या दे रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल दे रहा है एफडीआई, ओनली शेयर्स परचेजिंग पावर जो दे रहा है, या ओनली शेयर परचेज कर सकते हो आप, वो एफपीआई दे रहा है, ठीक है। सेकंड, अब एफडीआई के थ्रू फैक्ट्री, प्लांट, ठीक है, सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ओनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बस, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, एफडीआई जो होता है वो स्टेबल होता है। एफडीआई क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मतलब स्टेबल, ठीक है। एफपीआई जल्दी जाता है और जल्दी निकल भी जाता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, एफपीआई जिसको हम बोल रहे हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, अब एक और मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम, एफडीआई की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। अरे ये ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करते हैं एफडीआई की, किसकी, एफडीआई की बात करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो इस बात का ध्यान रखना, जब एफडीआई होगी तो सिंपल सी बात है, हमारा कैपिटल इनफ्लो क्या होगा, हमारे यहाँ कैपिटल इनफ्लो होगा, सिंपल बात है। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा भाई, जब बाहर से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा किसी कंपनी में, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सपोज दैट यूएसए का एक पर्सन है, उसने इंडिया की किसी कंपनी में, सपोज दैट इंडिया की कंपनी ले ली, हीरो ले ली, ठीक है, बाइक कंपनी, उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, तो हीरो के पास फंड आ गया, वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगी, सिंपल बात है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, पहली बात है, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सिंपल है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी
एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, ग्रो करता है एफडीआई, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, बाहर से नई नई टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी आएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं हमारे, क्योंकि हम अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छे माल बना रहे हैं, तो बाहर जो अदर कंट्रियाँ हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर इंडिया में एफडीआई बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ को क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ध्यान रखना। एफडीआई यदि इंक्रीज़ होता है तो हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो भी क्या होगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसलिए एफडीआई क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ सेक्टर्स में एक बात का ध्यान रखना, सम सेक्टर्स में जो एफडीआई है, जो सम सेक्टर में एफडीआई जो है 100% क्या की गई है, अलाउ की गई है, ठीक है। अब ये सेक्टर कौन कौन से, लाइक टेलीकॉम सेक्टर है आपका, डिफेंस सेक्टर है आपका, इंश्योरेंस सेक्टर है, एंड आपका रिटेल सेक्टर है, ठीक है। ये जो सेक्टर्स हैं इन पे 100% एफडीआई अलाउ की गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। और एफडीआई के कुछ टाइप्स होते हैं, एफडीआई के टाइप्स लाइक, पहला ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है न्यू फैक्ट्री लगाना, ठीक है, न्यू फैक्ट्री का सेटअप करना, ठीक है, वो आता है हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। सेकंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, में आता है आपका क्या, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जो कंपनियां पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो कहलाता है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ पहले से ही सुजुकी कंपनी, सॉरी मारुति कंपनी है, यदि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब न्यू फैक्ट्री लगाना, बिल्कुल न्यू कंपनी लगाना, लाइक XYZ से कोई नाम की न्यू कंपनी बना देना, ठीक है, वो कहता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो पहले से कंपनियाँ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना कराया है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एफडीआई और आपका एफपीआई, मैंने आप लोगों को बता दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गए हैं, मैंने कर दिए आप लोगों के, ठीक है। और यही बोला गया था, ठीक है। अब बात करते हैं PROI के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब जिसको बोलते हैं पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है एक टाइप से, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आपको थोड़ा सा मैं PROI के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए PROI जिसको हम बोलते हैं पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर, अब ये होते क्या है, ठीक है। देखो सिंपल लैंग्वेज में, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर का मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ये होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं हम PROI, ठीक है। मतलब एक सिंपल आदमी, ठीक है, अपना जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलते हैं PROI, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अपना जो पर्सनल कैश है, जो अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पर्सनली विदाउट किसी इंस्टीट्यूशन के, है ना, स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इट्स मीन ये है कि भाई जैसे लाइक हम हैं, आप ग्रो ऐप चला रहे हो, उसमें म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे एक स्टॉक आता है, ठीक है। उस स्टॉक में यदि आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप किस कैटेगरी में है, PROI, पब्लिक रिटेल, ठीक है, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आप लोग आ जाओगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे अमाउंट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आप देखिए, आप स्टूडेंट हो, आपने ग्रो पे इन्वेस्टमेंट करा कितने का, 500 रुपीज़ का स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है, आपने शेयर खरीद लिए 500 के, ठीक है, ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है, या कुछ और पे आपने स्टॉक खरीद लिए, तो ये अमाउंट कैसी हुई, स्मॉल हुई, ये स्मॉल अमाउंट होती है, ठीक है। PROI मतलब स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर्स वगैरह को खरीदते हैं, ठीक है। जब स्मॉल शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं तो सिंपल है कि स्मॉल ही इनकी ओनरशिप भी कैसी होती है, इनकी स्मॉल होती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी बता देता हूँ, जस्ट वेट, पेज ऐड कर लेता हूँ। हम देखते हैं, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है इस बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लाइक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल। मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहना लाइक बैंक, कोई बैंक हो गया, म्यूचुअल, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है। ये पहली बात तो ये। सेकंड, ये रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक भाई आपकी सैलरी भी होगी 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइप से। बट ये बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के पास बड़ा फंड होता है, तो इनका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? आपको सर लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन पर लिमिटेड मार्केट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि छोटे अमाउंट में कर रहे हैं तो इन पर मार्केट का इंपैक्ट भी कैसा पड़ेगा? लिमिटेड पड़ेगा, लिमिटेड मार्केट इंपैक्ट पड़ता है इन पर, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो लोग हैं ये मार्केट पर लिमिटेड इंपैक्ट डालते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। बट ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं आपके, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये कैसे, और लार्ज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ये मार्केट पे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? आप कहोगे सर ये तो मार्केट को बड़े लेवल पे करेंगे, ठीक है, समझ गए हो? ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझ रहे हो, बिग इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर, POI, जिसको मैंने बताया था, पब्लिक, आपका पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इनको पब्लिक क्यों बोला जा रहा है? भाई जनरल पब्लिक, आम नागरिक, सिंपल बात, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे कि भाई FDI, है ना, FDI लिमिट फॉर इंडिविजुअल, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए, FDI लिमिट फॉर इंडिविजुअल PROI इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10%। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको FDI बता दिया, आपको PROI बता दिया मैंने, ठीक है, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स मैंने आपको ये बता दिया, इंक्रीज हो गई ये, ठीक है। मतलब कहने का ये, जब भी FDI के पर्सपेक्टिव में ये बात की जाती है तो मतलब ये लाइन बोलती है आप लोगों के लिए कि भाई FDI जो लिमिट है वो इंडिविजुअल पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर को बढ़ा दी गई है, 5 to 10% कर दी गई है। इट्स मीन्स कि भाई इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, ठीक है, भी एक लिमिट तक इंडिया कंपनीज में जो बाहर व्यक्ति रह रहा है ना, वो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुआ, जो बाहर फॉरेन कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो भी एक लिमिट तक इंडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। और वो लिमिटेशन हमने बढ़ा दी है बजट में, 5 to 10% कर दी है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को? आइए अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब बात करें हम MSME की, हम MSME सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिसी का फर्स्ट पिलर पढ़ रहे हैं, जिसमें फाइनेंस हमने कवर कर लिया। अब इंडस्ट्री कवर करेंगे, फिर हम कॉमर्स की बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं MSME सपोर्ट की बात करें। क्रिएशन ऑफ ए चैम्पियन MSMEs वी न्यू SME ग्रोथ फंड, ठीक है, जिसमें हमने 10,000 करोड़ टॉप अप ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में बात करें, ठीक। ये चीज़ आप समझ में आ गई? मतलब कहने का ये, अब आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रही है, मैं अभी बेसिक भी चलूँगा, आप लोगों को बताते हुए कि MSME होता क्या है, MSME के बारे में हम इन डिटेल में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने 10,000 करोड़ का फंड बनाया है, का एक फंड क्रिएट किया है, ठीक है। ये बना रहे हैं, फंड क्रिएट कर रहे हैं, जिससे छोटे बिजनेस, जो स्मॉल, MSME में क्या, स्मॉल बिजनेस को क्या करे, कन्वर्ट करे किसमें, बिग, ठीक है, समझ गए, स्मॉल बिजनेस को कन्वर्ट करे किसमें, बिग बिजनेस में, उसको बिग बनाए, ठीक है, उसको बड़ा बनाया जा सके, ठीक है। इस फंड का मतलब ये है। अगर एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी है, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, यदि एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है, पर उसके पास फंड नहीं है, तो वो ये वाला फंड चैम्पियन SME जो है, चैम्पियन SMEs फंड का यूज़ करके वो अपने एक्सपोर्ट्स को परमिशन दे सकती है, मतलब वो एक्सपोर्ट्स कर सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए। बट हमारी टेक्सटाइल कंपनी छोटी है, उसके पास फंड नहीं है, तो वो चैम्पियन SMEs फंड से क्या करेंगी, अपनी हेल्प लेगी और अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगी, ठीक है, समझ गए। ये फंड उसको सपोर्ट करेगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉप अप ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ये क्या है भाई? ये
देखो ये सपोर्ट करेगा किसको, हमारे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इट मीन्स जो हमारी कंट्री है उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। चाइना पर डिपेंडेंसी को भी क्या करेगा, कम करेगा। चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको क्या करेगा, कम करेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये इस चीज़ की बात की गई है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, ठीक है। आइए देखते हैं एमएसएमई को भी। और मैंने नीचे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी रेडी किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एमएसएमई की बात कर रहे हैं हम। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है बताइए आपको। सिर्फ एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पहली बात तो ये, ठीक है। और भाई अब इसका इंडिया में मैं आपको बोल देता हूँ। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये होती है आपकी एमएसएमई, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब एमएसएमई स्मॉल लेवल के बिजनेस होते हैं। जो एमएसएमई होती हैं आप सब जानते हैं कि ये मीडियम एंड स्मॉल लेवल पर या माइक्रो लेवल पर क्या करते हैं, बिजनेस होते हैं। एमएसएमई के अंडर क्या क्या आता है, एमएसएमई के अंडर आते हैं जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो लेवल के बिजनेस होते हैं ना, वो इसके अंडर आते हैं एमएसएमई के, ठीक है। जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें लाइक आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कौन सी कंपनी एमएसएमई के थ्रू आएगी, जो स्मॉल कंपनी है, जो स्मॉल फैक्ट्री है। लाइक आपके यहाँ कोई देखा होगा या कहीं आपने देखा होगा, 2 कमरे लेके डाले हुए हैं और वे वहीं पर क्या डाल रहे हैं, वे अपना लोअर को सील रहे हैं, मतलब लोअर बना रहे हैं। जो आप लोग लोअर पजामे पहनते हो ना, वहाँ पे लोअर पजामे टी शर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। वो छोटे लेवल पे बन रहे हैं, ठीक है। वो किस में आ रही है, वो एमएसएमई की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। लाइक आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस, ठीक है, प्रोवाइड करा रहा है, जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। सर्विस प्रोवाइड में छोटी कंपनी लाइक कौन सी, लाइक जैसे आप रिपेयर शॉप बोल सकते हो, रिपेयर शॉप। जैसे आपके यहाँ फ़ोन रिपेयर की कोई शॉप हो गई है, वो भी किस में आ रही है, एमएसएमई के थ्रू आ रही है, के अंडर आ रही है, ठीक है। ये इस टाइप के बिजनेस आ रहे हैं किसमें, हमारे एमएसएमई की, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया है एमएसएमई का, इंडिया में, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो कैसे, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो एमएसएमई का इंडिया में वो किया गया इन्वेस्टमेंट के बेस पर, इन्वेस्टमेंट प्लस उनका टर्न ओवर कितना है, ठीक है। इन 2 बेसिस पर एमएसएमई का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक। अब आइए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया हम देखते हैं। देखो कैटेगरी करते थे, 3 कैटेगरी आती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट लिमिट, ठीक है, क्या मतलब निर्धारित की गई है या फिक्स की गई है। टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर लिमिट, इस बारे में देख लेते हैं। देखिए जो माइक्रो कैटेगरी है, माइक्रो मतलब एमएसएमई में पहला वर्ड है माइक्रो, ठीक है। जो आपकी माइक्रो कैटेगरी में जो आएगी कंपनियां, वे आएंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, ठीक है, अप टू 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। बट उनका टर्न कितना होना चाहिए, 5 करोड़ तक, ठीक है। मतलब वे कंपनियां जिसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और उनका जो टर्नओवर है, आप बोल सकते हो टर्नओवर पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर ईयर पर एनम पर, वो सिर्फ 5 करोड़ तक होना चाहिए, वो आएंगे माइक्रो कैटेगरी में। स्मॉल कैटेगरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। माइक्रो की बात हो गई यहाँ पे, अब बात करें हम स्मॉल की, ठीक है। स्मॉल में जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो, अप टू 10 करोड़, ठीक है, और उनका टर्न ओवर कितना होना चाहिए, अप टू 50 करोड़ रुपीज़, ठीक है। वो कंपनी किस में आएंगी, स्मॉल कंपनी में आएंगी। मीडियम, इसमें आएगा आपका अप टू 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए पीसीएस में और सीएपीएफ जैसे एग्जाम, सीडीएस जैसे एग्जाम में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज हो सकता है, ठीक है। डाटा थोड़ा याद रख लेना, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, है ना, सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जस्ट वेट, पेज ऐड किया है, पेज फिनिश हो गया ना, चलिए
अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, वाई, ठीक है, वाई MSME जो है इज़ इम्पोर्टेंट। MSME इम्पोर्टेंट क्यों है, आप लोग बताइए मुझे। देखिए हम दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, इंडिया की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट किसका है, बताइए, कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, 30% रोल कौन निभा रहा है, MSME। तो इससे आप बता सकते हो कि पूरी जीडी में 30% रोल MSME का है। हमारे यहाँ छोटी छोटी शॉप्स देखते होंगे, छोटे छोटे छोटा कैफ़े देखते होंगे, ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो MSME है। स्टार्टअप भी किस में आ रहे हैं, MSME में आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 30% रोल निभाता है हमारी जीडीपी में। और MSME एक्सपोर्ट करता है कितना, ये 45% एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको 45% MSME के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का बिग सोर्स है ये, ध्यान रखना, MSME, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सर क्यों है, छोटे छोटे लेवल फैक्ट्रियाँ काम कर रहे हैं। दिल्ली में देखा होगा आपने, छोटी छोटी कपड़ों की फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे बाहर से बिहार से लेबर जा रही है, कुछ यूपी हरियाणा की भी लेबर वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब बिग सोर्स है किसका, एम्प्लॉयमेंट का, सिंपल है। अब देखते हैं पॉलिटिकल वे में MSME इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए पहली बात यह है कि भाई MSME जो है, आपने देखा जीडीपी में 30% रोल निभा रहा है। इट्स मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ, इट मीन्स ये क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ टूल है, ठीक है। सेकेंडली बात, भाई पॉवर्टी रिडक्शन करता है, पॉवर्टी को कम करता है, बिकॉज लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे रीजनल डेवलपमेंट भी कर रहा है, ठीक है, और सेल्फ रियलियंट इंडिया को बना रहा है, मतलब आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उसमें इंपोर्टेंस निभा रहा है इंडिया, समझ गए। तो इसलिए MSME क्या हो जाता है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में होंगे आप लोग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने MSME आपको बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MSME हमने कवर कर लिया, बैंकिंग फाइनेंस में हमने FDI देख लिया है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवाइवल के बारे में बात करेंगे हम। इंडस्ट्रियल रिवाइवल में क्या बोला गया है, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, 200, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से समझा देता हूँ, ठीक है। स्कीम टू रिवाइव 2 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, न्यू इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम इंक्लूडिंग नेशनल फाइबर स्कीम एंड टैक्स इको इनिशिएटिव। 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल फाइबर स्कीम्स एंड टैक्स इको इनिशिएटिव, दो बार में बात होगी, दोनों में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए जस्ट वेट, कहाँ गया, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, जब हम इंडस्ट्रियल रिवाइवल की बात कर रहे हैं, ठीक, रिवाइवल में क्या बात की गई है, रिवाइवल में बात की गई है कि भाई 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात हुई है, ठीक है। लेगेसी क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, ये बताइए। लेगेसी क्लस्टर मीनिंग मतलब पुराने इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। लेगेसी क्लस्टर का मतलब होता है, लेगेसी बोलते हैं ना भाई, इसकी लेगेसी है मतलब पुराने टाइम के, है ना, मतलब ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। जैसे कि टेक्सटाइल सिटी, लेदर सिटी, एग्जाम्पल लाइक कोई टेक्सटाइल आपकी सिटी हो गई, लेदर सिटी में लाइक आप जैसे कानपुर सिटी काफ़ी फेमस है, लेदर सिटी है ना, ये सब, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करिए, 200 पुराने जितने भी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसको हम लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बोल रहे हैं या लेगेसी क्लस्टर बोल रहे हैं, ठीक है, उन एरियाज़ को मॉडर्न करेगी, उनको क्या करेगी, मॉडर्न करेंगी, ठीक है। इसके इंडस्ट्रियल रिवाइवल के थ्रू क्या करेंगी, 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर का क्या करेगी, अपडेट करेगी, ठीक है। अपडेट बोल देता हूँ मैं, अपडेट मतलब मॉडर्नेट करेंगे, ठीक है, मॉडर्न करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लाइक कानपुर का लेदर इंडस्ट्री, उनको क्या करेंगे, अब अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट में मतलब मॉडर्न का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, उसको क्या करेंगे, मॉडर्न करेंगे,
और किसके थ्रू करेंगे, अभी बात की गई है कि क्या इंडस्ट्रियल रिवाइवल के थ्रू बात की गई है बजट, ठीक है। मॉडर्न में क्या क्या मतलब लाइक मशीन, बेटर मशीन्स आएंगी या न्यू मशीन्स आएंगी, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा किसके थ्रू, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के थ्रू, जिसमें बात की गई है कितनी 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात की गई है। और लेगेसी क्लस्टर का मतलब ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया या ओल्ड इंडस्ट्रीज जो हैं पुरानी, लाइक टेक्सटाइल सिटी, आपका लेदर सिटी में एग्जांपल कानपुर को अब क्या किया जाएगा, मॉडर्नेट किया जाएगा विद मैकेनिज्म, नई मशीन्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या कवर कर दिया है, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवाइवल पॉइंट्स को भी हमने कवर देख लिया। अब यहाँ 2 प्रोग्राम की बात की गई, नेशनल फाइबर स्कीम्स एंड टेक्स्ट इको इनिशिएटिव की बात की गई है, ठीक है। अब हम इन पर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेशनल फाइबर स्कीम के बारे में, NFS के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये इसका मोटिव क्या है और इसको देखो सिंपल है, बजट 2026-27 में डिस्कस किया गया है, पहली बात तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इनका मेन गोल क्या है। देखिए इनका जो मोटिव है, जो इस स्कीम का मोटिव है, उसका मतलब यह है कि भाई टेक्सटाइल के मामले में या फाइबर के केस में हमें कैसा होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए इन फाइबर, ठीक है। इन फाइबर में हमको क्या होना चाहिए, फाइबर मतलब रेशो, जैसे लाइक सिल्क रेशा, जूट का रेशा, इन सब के मामलों में हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि सपोर्ट टू टेक्सटाइल वैल्यू चेन, सपोर्ट टू टेक्सटाइल वैल्यू चेन, मतलब हमको इंश्योरिंग करना होगा जो फाइबर और प्रोडक्ट है लोकली, ठीक है, वो ये स्कीम उनको हेल्प करे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, लाइक कैसे आपका हैंडलूम हो गया एंड हैंडक्राफ्ट हो गए, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। जो ये यूनिट्स हैं, इनकी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट मिले। दूसरी बात है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हों, ठीक है, ये सब नई टेक्नोलॉजी आए, समझ रहे हो, इन सब पर बात की गई है, ठीक है। इसमें जो इस स्कीम्स में जो आपके फाइबर्स जो हैं, फाइबर टाइप्स जो कवर किए गए हैं वो कौन से, लाइक नेचुरल फाइबर लाइक सिल्क, वूल एंड जूट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के लिए। सेकंड मैन मेड लाइक नायलॉन, रेयन, इस टाइप के जो फाइबर हैं उनको सपोर्ट मिले, फाइबर्स, ठीक है, ये सब तो ध्यान रखना। नेशनल फाइबर सिस्टम का मेन जो मोटिव होता है वो है सेल्फ रिलायंस, मतलब आपको आत्मनिर्भरता चाहिए, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो इनके मेन गोल होते हैं स्कीम्स के, ठीक है। और कुछ आप लोगों को मैं इस स्कीम में मेरे ख्याल से बस इतना ही बताना है ना। और ये ना एक बात का ध्यान रखना, कब तक हम लोगों को क्या बनना है, कब तक ये जो है स्कीम जो यूज़ की है हमने, जो स्टार्ट की है, ठीक है, इसका है 2030 तक, 2030 तक वेट, ठीक है, तक हमको क्या है कि जितना भी अपना सिल्क है, ठीक है, आपका जूट है, मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड है, इन सब के फाइबर को हमको क्या करना है, जो ये सारे फाइबर्स हैं, जो फाइबर हैं, इनको क्या करना है हमको, इनके जो प्रोडक्शन है उनको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, इनके प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो 2030 तक, ठीक है, समझ। और ये स्कीम जो है, जो आपकी ये स्कीम है नेशनल फाइबर, जो आपकी स्कीम्स है, नेशनल फाइबर जो आपकी स्कीम है, ठीक है, इसका जो टारगेट रखा है, राइट, इसका जो टारगेट रखा है वो 100, ठीक है, 100 बिलियन मेरे ख्याल से $US एक्सपोर्ट के लिए कैपेबल बनाना है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। चलिए अब ये स्कीम आप लोगों की मैंने कंप्लीट करवा दी है।
स्कीम्स में ज़्यादा है, कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई 2030 तक हमको इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, टारगेट हमारा थोड़ा ये भी है। सिल्क वूल जूट, वहाँ आपसे पूछ लेगा कि भाई नेशनल फाइबर जो स्कीम है उसने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर को सपोर्ट किया है, मैन मेड फाइबर्स को नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। इसने दोनों को सपोर्ट किया है, मैन मेड फाइबर्स लाइक रेयोन, नाइलॉन, इस टाइप से, ठीक है, और एक नेचुरल आपका फाइबर सिल्क वूल एंड जूट, ठीक है, दोनों को इसने क्या है कंपलसरी इक्वल रखा है। बस समझ में आप लोगों को, है ना। आइए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात की गई थी टैक्स इको इनिशिएटिव की बात की गई थी। आइए इसको थोड़ा नजर मारते हैं, देखते हैं टैक्स इको इनिशिएटिव ये क्या है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका डिस्कस किया गया है हमारे यूनियन बजट में 2026 और 27, ठीक है। पहले लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ये रिलेटेड किससे, टेक्सटाइल, टैक्स मतलब टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखना है ना। अब बहुत से बच्चे, कई बार क्वेश्चन आएगा कि टैक्स इको इनिशिएटिव क्या है, बहुत से बच्चे टैक्स सोचेंगे कौन सा, ये वाला टैक्स, वो गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि टैक्स इकोनॉमी टर्म देखी गई हैं इन द न्यूज़। आप बताइए, सी इन द न्यूज़, आप क्या ऑप्शन करोगे, जिसने स्कीम पढ़ी है वो बता देगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मोटिव, टैक्स इको इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है। इसका जो मेन मोटिव होता है, जो टेक्सटाइल है हमारी, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करना है, ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली, ग्रीन बोलो या बोलो इको फ्रेंडली बनाना है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। किस पर, ग्लोबल लेवल पर, कंट्री लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर इनको क्या बनाना है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ग्रीन एंड इको फ्रेंडली बनाना है। बिकॉज इसकी हमको नीड क्यों पड़ी, वाई, हमको इसकी जरूरत क्यों हुई, वाई क्यों जरूरत हुई हमको। देखिए, इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो एक तो वाटर कंज्यूमिंग का सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और डाइंग एंड, ठीक है, प्रोसेसिंग। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाने के समय डाइंग या प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो केमिकल पॉल्यूशन को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है तो मतलब एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और वेस्ट डिस्पोजल की सबसे बड़ी समस्या है या प्रॉब्लम है, वेस्ट डिस्पोजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब कहने का, इन सब रीज़न के चलते हुए हम गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लाए हैं, टैक्स इको, कि भाई हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल लेवल पर ग्रीन या इको फ्रेंडली बनाएंगे। उसके बनाने का रीज़न ये है कि भाई एक तो हमारे यहाँ वाटर कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग है, डाइंग में केमिकल पॉल्यूशन ज़्यादा है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम भी हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लाए। ग्लोबल मार्केट में अब इको सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स डिमांड में है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उस पर यदि लिखा होता है कि भाई इको फ्रेंडली या इको सर्टिफाइड है, इको यदि फ्रेंडली आप लिखोगे, लिखा रहेगा यदि किसी प्रोडक्ट पे, आप उसको और अच्छे मतलब आपका नज़रिया बदल जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए ना, सिंपल सी बात है। और इंडिया सस्टेनेबल प्रोडक्ट भाई यदि नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। यदि इंडिया के पास सस्टेनेबल प्रोडक्ट नहीं हुए, ठीक है, तो उसका एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, इको फ्रेंडली की डिमांड, ठीक है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लाए हैं, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए, ये हमारी शीट यहाँ पे खत्म हुई, शीट नंबर 6 जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। शीट नंबर 7, सॉरी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिनिश करा दिया। अब हम इन 3 पिलर पर, बैंकिंग पर जो मैंने आपको पढ़ाया, एमएसएमई पर और इंडस्ट्री रिवाइवल पर, अब हम 3 पर क्या करेंगे, अब हम एमसीक्यूज करेंगे। आइए, पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत इज टू, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस हाई लेवल कमेटी ऑफ बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए, बताइए। क्या प्राइवेटाइज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्या मैंने आप लोगों को बताया ये यही है था, नहीं सर ये तो नहीं था। सेकंड, रिकमेंडेड बैंकिंग रिफॉर्म्स टू सपोर्ट इंडिया गोल ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, विकसित भारत 247, विकसित भारत का लक्ष्य मतलब कब तक, 2047।
ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हाई लेवल कमेटी जो है बैंकिंग की वो आपको बताएगी कि भाई हम क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं और रिकमेंडेड करेगी आपको रिफॉर्म्स जिसके द्वारा सपोर्ट मिले हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। वो भी विकसित भारत जिसको बोले 2047। दिस इज राइट, बी इज राइट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड, ए इंक्रीज इन द FDI लिमिट्स फॉर 5 to 10% फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज लाइकली टू reduce foreign capital inflow? No. Increase foreign investment in India financial institution? बताइए। या eliminate inflation immediately? भाई नहीं यार, ये तो नहीं है, गलत, ठीक है। Fix the exchange rate permanently? No. Immediately, permanently, this is wrong words, ठीक है। B, increase the foreign investment in the India financial institution? Yes, this is right, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को FDI लिमिट बढ़ाने से फॉरेन इन्वेस्टर भी क्या करेगा, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। कैपिटल इनफ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। आइए थर्ड पढ़ते हैं। टैक्स इको इनिशिएटिव, अभी आपको बताया मैंने इस बारे में, टैक्स इको इनिशिएटिव के बारे में बताया होगा आप लोगों को ना। टैक्स इको इनिशिएटिव इज मेनली एसोसिएटेड विद डिजिटल मार्केट? नो, मैंने बताया था ना। देखिए टैक्स इको इनिशिएटिव, यहाँ बच्चे मार खा जाएंगे यदि बजट को सही से नहीं पढ़ा। नो, दिस इज राइट, ठीक है। द रिवाइवल 2000 लेगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर, लेगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर प्राइमरी इज एम, बताइए क्या है, जल्दी बताइए, कमेंट करें। प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? नो। मॉडर्नाइज ओल्ड इंडस्ट्री रीजन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन? दिस इज राइट। रिप्लेस द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? नो, नो, ठीक है। लेगेसी क्या बताया, टारगेट मैंने बताया था रिवाइवल करना, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। आइए, with reference to MSME sector in India, consider the following statement. MSME contribute significant to India GDP and employment. MSME primary operate only the export sector, only the export sector. क्या ये राइट है, बताइए, कौन बताएगा, बताइए क्या राइट होगा। प्राइमरी ऑपरेट ओनली द एक्सपोर्ट सेक्टर, दिस इज रॉन्ग, सी रॉन्ग। MSME कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द इंडिया GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था ना 30% रोल निभा रहा है GDP में, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी अच्छा रोल निभा रहा है। तो आप कहोगे यस, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए पार्ट 3 को हम इतना ही रखते हैं। हमने एक शीट डिस्कस की है बट इन डिटेल डिस्कस की है, इन डिटेल डिस्कस की है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के डाटा या अच्छे से लेक्चर्स देखने के लिए इन डिटेल में, है ना। एंड चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी तक मेरे 172 सब्सक्राइब हुए हैं ओनली, ठीक है। कम से कम आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि 5000 तो सब्सक्राइब करवाओ यार, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।